आयोजित इस गरिमा में कानपुर विभूति रत्न सम्मान समारोह में उपस्थित सांसद और मेरे बड़े अतिथि श्री सत्यदेव चौधरी जी, विद्या निकेतन के संस्थापक अध्यक्ष जो अद्भुत पिता के धनी हैं, LCC के परमेश जी, दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन विजय जी की प्रधानाचार्य श्रीमती अनिता गोयल जी, दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन नवबर्षा की प्रधानाचार्य श्रीमती जोशना मिश्र जी, यहाँ बैठे हुए हमारे श्री वीरेंद्र दुबे जी, वीरेंद्र तिवारी जी, अन्य सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों भाइयों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, जब से मैं राज्यपाल बना हूं तब से मैंने प्रयास किया है जहां भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाऊं उन कार्यक्रमों में संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य इसके बारे में उद्देशिका को प्रभावों भी और मूल कर्तव्य को उनके सामने प्रस्तुत करो, क्योंकि इसकी जानकारी का अभाव मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों के अंदर देखा है। संविधान का फ्रेमवर्क क्या है पूछा जाए तो मैंने अच्छे अच्छे वकील बंधु यहाँ बैठे हुए क्षमा करेंगे, लेकिन लोगों ने कहा था हमने इसको जिस ढंग से देखना चाहिए हम देख नहीं पा रहे कि इसका वाचन कराना। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का चित्रण तो होता है, मौलिक अधिकारों के बारे में वार्ता तो करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। और इसलिए मैंने उसके स्वयं उसको मैं पढ़ता हूँ और लोगों से आग्रह करता हूँ कि उसको ध्यानपूर्वक सुने। साथ ही साथ मैंने जब मैं मंत्री था, मैं सांसद था, उस समय तो मैं खुले तौर पर जो भी होता था भाषण में बोलता था, लेकिन राज्यपाल हो जाने के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरा भाषण ऐसा होना चाहिए जो विषय से इधर न हो, अन्यथा कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग न हो जिसके कारण वो बुरी उठाए। इसलिए मैंने हर जगह लिखित भाषण करना शुरू किया है। मैं लिखित भाषण और इसलिए आपके बीच में भी मैं आज के कार्यक्रम के लक्ष्य में जो अपना मैंने लिखित भाषण तैयार किया है उसको भी मैं बोलूँगा। और मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ है कि संविधान पद पर रहते हुए लिखित भाषण देना ज्यादा उचित होगा, उचित भी होता है, ठीक भी है। मैं समारोह में काम को विरोध करने से समाप्त होने वाले सभी प्रतिभाओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, वो प्रणाम भी करता हूँ। मुझे ये जानकर सुखद लगा है दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन द्वारा पिछले 4 वर्षों से भारतीय मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ हिंदी शिक्षक सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाई स्कूल इंटरमीडिएट की छात्र, हिंदी के शिक्षक, पत्रकार और हिंदी के कवि और समाज सेवियों को यह सम्मान प्रतिबद्ध दिया जाता है। यह भी सुखद है कि भारतीय जीवन मूल्यों संस्कारों की रक्षा के लिए आपका संस्थान निरंतर कार्य कर रहा है, जिसका उल्लेख स्वयं आदरणीय परमेश जी ने किया।
अपने उद्बोधन के दौरान। मैं मानता हूँ जिस समाज में प्रतिभाओं का सम्मान होता है उसी का सर्वांगीण विकास होता है। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों में जो उदारता के भाव हैं वह अन्य किसी भी संस्कृति में नहीं। मैं जब राष्ट्र की बात करता हूँ तो यह अपेक्षा भी करता हूँ कि राष्ट्र के साथ संस्कृति और हमारे संविधान को ध्यान में रखकर जीवन मूल्यों के हमारे उदार पक्षों पर गहराई से विचार किया जाए। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए तो कर्तव्यों का आरोप किया, इसलिए अधिकारों के साथ कर्तव्यों के लिए सभी को सजग रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का एक तरह से आलोक है। राजस्थान के राज्यपाल और राजकीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से मैंने विश्वविद्यालयों में संविधान पाठ बनाने की पहल की है। मैंने राजस्थान के सभी जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं सब में संविधान पाठ बनाना प्रयास कर दिया। कई जगह मैंने लोकार्पण भी किया, कई जगह शिलान्यास भी किया और कुछ स्थानों पर बनने वाले हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर तक राजस्थान में 27 विश्वविद्यालय हैं। सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पाठ बनने के तैयार हो गया है। संविधान पाठ के अंदर एक संविधान स्तंभ बनेगा। तो संविधान स्तंभ के मूल में संविधान के जो 22 भाग है, संविधान के 22 भाग है, सब उसके अंतर्गत निहित होंगे। जो मूल संविधान है, मूल संविधान में एक एक भाग पर भारतीय संस्कृति से संबंधित चित्रकारी की गई। भगवान राम का भी चित्र है, भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देते हुए चित्र है, महात्मा बुद्ध का चित्र है। विभिन्न समयों में जो हमारी सभ्यता प्रमुख रही है उसका चित्र है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का भी लय के दौरान पाई गई वस्तुओं का भी चित्र है। गुरु गोविंद सिंह का भी है, गुरु नानक का भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी है। हर भाग में चित्रकारी की गई। और जो 22 भाग हैं, 22 भाग की चित्रकारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है कि इस भाग में किस चीज का समुचित तौर पर उल्लेख किया गया है। संविधान के माध्यम से इस भाग में कैसे काम किया जाए। जो स्तंभ है उसके बाईं तरफ संविधान के मौलिक अधिकार का वर्णन लिखा गया है। दाहिने तरफ संविधान में वर्णित जो मौलिक कर्तव्य है जिसको मैंने पढ़ा उसका उल्लेख किया गया है। बीच में पीछे के हिस्से में स्तंभ के जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व है, उसका उल्लेख किया गया है। संविधान का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पक्ष को स्तंभ के माध्यम से आम जन को जागृत करने के दृष्टि से न दर्शाया गया। संविधान पाठ बनवाने के पीछे की मनोभूमिका में यही थी। जो विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में आता है कम से कम उसको पता लगना चाहिए भारत का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र के द्वारा संचालित है, वह लोकतंत्र किस पर आधारित है? वह लोकतंत्र भारतीय संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान के माध्यम से संचालित है। तो भारतीय संविधान क्या है? इसका प्रेरणा क्या है? इसका मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है?
इसकी जानकारी होती है, संस्कृत विद्यार्थी इसकी जानकारी होती है। यह हमने करने का प्रयास किया। ये नई चीजें एकदम पूरे हिंदुस्तान भर में क्यों राजस्थान में प्रारंभ हुई और इतना नहीं मैं राजभवन में भी बनवा, राजस्थान के राजभवन में भी बनवा, उसका स्वरूप भिन्न प्रकार। संविधान सभा के गठन के पश्चात जो भी चीजें हुई, उन सारी चीजों का वर्णन, संविधान सभा के कितने सदस्य रहे, कितनी महिलाएं रही, संविधान सभा में प्रमुख नेताओं के वक्तव्य क्या होंगे, इसका ऑडियो भी बनवा है, यानी सचमुच देखने लायक। और इसलिए इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को चलाने वाला तो हमारा संविधान, वही हमारे लिए गीता है, वही हमारे लिए कुरान है, वही हमारे लिए बाइबल है, वही हमारे लिए सब कुछ है। उसका जो उल्लंघन करता है राज्य विरोधी, वो भी नहीं करता है, उल्लंघनकर्ता को बर्दाश्त नहीं। राजस्थान के राजभवन में विकसित संविधान वाटिका का निर्माण किया गया। इस वाटिका में भारतीय संविधान निर्माण के आरंभ से लेकर संविधान लागू होने तक के इतिहास को रोचक यात्रा को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक स्तर पर जो भी आए उसे भारतीय संविधान के आलोक में हमारी महान संस्कृति के बारे में जानने को मिले। संस्कृति की हम बात करते हैं तो उसके गहरे अर्थ में भी जानने की जरूरत है। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त के समग्र स्वरूप का ही नाम है। इस रूप में संस्कृति जिस समाज में हम रहते हैं उसके सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इसलिए है कि इसमें व्यक्ति से समष्टि के आदर्श पद का चिंतन है। हमारी संस्कृति अंधकार से विकास की संवाहक है। इसलिए हमारे यहाँ अंधकार से विकास की ओर ले जाने, असत्य से सत्य की ओर गमन करने और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने की प्रार्थना है। अस्तो मां सत्यमें, तपसो मां निर्दिग्में, मृत्यु मां अमृतमें। मैं मानता हूं यह जो प्रार्थना है वही सनातन संस्कृति के संस्कारों का मूल है। हमारे जो वेद हैं उनके विचारों में ज्ञान एवं वाक का बहुत ही सुंदर समन्वय है। वैदिक विचार ज्ञानात्मक, अध्यात्मक और चरम दार्शनिकता से पूर्णनीय और शब्दात्मक भी है। हमारे यहाँ जो आचार्य हुए हैं, चाहे वह आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य हो, निम्बार्क, माधव, वल्लभाचार्य हो, ये सबने उपनिषदों के प्रति आदर प्रकट किया है, उन्हें पवित्र माना है और अपने सिद्धांतों के अनुरूप इनकी व्याख्या भी की है। इसलिए कि संस्कृत संस्कार और विज्ञान, संस्कृत संस्कार और विज्ञान का आलोक प्राचीन हमारे ग्रंथों, उपनिषदों में निहित ज्ञान नहीं है। हमारी संस्कृति असल में कर्म प्रधान संस्कृति है। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था के साथ धर्म, काम और मोक्ष जैसे चार पुरुषार्थों का विशिष्ट स्थान रहा है। वस्तुतः इन पुरुषार्थों ने ही भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय किया है। पर इस संस्कृति की बड़ी विशेषता है मनोनुभव में विश्वास, मनुष्य बनो में विश्वास। मनोनुभव अर्थात मनुष्य बनो, मनोनुभव में विश्वास माने हम पहले मनुष्य हैं और बाद में कुछ और। व्यक्ति अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी काम करे। भारतीय संस्कृति में राज का कोई दुहा घर नहीं है। राज अपने आप में जीवंत दर्शन है। इस जीवन दर्शन का आधार पारस्परिक सद्भाव और मेल जोल के भाव से कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। यजुर्वेद में जो कहा गया है कि हम सभी राष्ट्र के पुरोहित थे। राष्ट्र के पुरोहित होने का अर्थ है
राष्ट्र की समृद्धि और संपन्नता के लिए हम आहुतियां दें। हमें कामना करें कि सभी प्राणी सुखी हो, सबके सुख में हमारा सुख हो। उदार भावना ही भारतीय संस्कृति का मूल है। यही हमारे पावन जीवन मूल्य हैं। इन मूल्यों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। संत रविदास ने कहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दिया हम पानी। रविदास जी ने कहा है, संस्कृत की इससे बड़ी और अभिव्यक्ति क्या होगी? सोचिए, चंदन पानी के साथ किसे नहीं तो आकाश मात्र ही रहेगा। बाकी के बिना नव कहां से आएगा, प्रकाश कहां से आएगा? भारतीय संस्कृति इसीलिए तो व्यक्ति के आदर्श जीवन मूल्यों उसके संस्कारों से जुड़ी है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की है। वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की उदार दृष्टि पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, यदि मेरे पास कभी धन हुआ तो मैं उसे मानव मात्र की सेवा शुश्रूषा करने, उसे शिक्षित करने एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने में लगाऊंगा। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, पर इससे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं रमाई। अर्थात दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। आइए भारतीय सनातन संस्कृति में सेवा और संस्कार के जीवन मूल्यों को अपनाते हुए हम जीवन के आरोप पथ का वर्णन करें। कानपुर पवित्र गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा है। इस स्थान से जुड़ी बहुत सी कथाएं भी देश भर में लोकप्रिय हैं। मान्यता है कि इसी स्थान पर कवि ध्रुव ने जन्म लेकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाल्यकाल में कठोर तप किया। वही काल में ध्रुव तारा बनकर अमृत की ओर गए। और भी बहुत सारी पौराणिक कथाओं का भी यह शहर केंद्र रहा है। स्वतंत्रता संग्राम का भी यह नगर बड़ा केंद्र रहा है। ऐसे गौरव नगर में विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिमान लोगों को कानपुर रत्न पुरस्कार देने का जो कार्य दुर्गा प्रसाद विद्यानिकेतन द्वारा किया जा रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। बधाई की बात है। मैं चाहता हूं भारतीय संस्कृति और सनातन जीवन मूल्यों के आलोक में विविध क्षेत्रों के प्रेरणास्पद व्यक्तित्वों को आप अधिकार दें, अपने से जोड़े। नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को उदारता से परिचित कराने वाले शिक्षक को आपका यह विद्या निकेतन प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य करें। मैं आज यहाँ सम्मानित प्रतिभाओं को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चाहता हूँ उनके जीवन और कर्म से नई पीढ़ी प्रेरणा लेते हुए आलोक तक की ओर अग्रसर हो। मुझे श्रीमान जी ने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया था। मेरी भी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मैं कानपुर चलूँ। ये बात सही है, इस विद्यालय में प्रतिवर्ष मेरा आना होता। आपने का से लगातार मैं यहाँ आता रहा हूँ। मैं केंद्र सरकार में मंत्री था तो भी यहाँ कोरोना के कारण राज्यपाल होते हुए मेरा आगमन नहीं होता है, लेकिन मन में लगातार लगा रहता था मुझे कानपुर जाना था। कानपुर में आकर सब लोग का दर्शन करना था। बड़ा सौभाग्य रहा कि पद्मे जी ने टेलीफोन किया, कहा मैं जयपुर आना चाहता हूँ। मैंने कहा आपको पूछने क्या हो सकता है। अब पहुंचे वो दिन उन्होंने तय कराया क्या कार्यक्रम में मेरे आए। मैं चाहता भी था कोई कार्यक्रम हो तो मैंने तत्काल छुट्टी बुलाई। ये बात सही है, मेरी पत्नी पद्मे जी के मैंने हमारे साथ बैठी हुई थी तो उनको भी पद्मे जी ने विशेष आग्रह पूर्वक ताकि आपको भी आना है। ये बात सही है कि उनके आने की स्थिति इस समय नहीं थी क्योंकि हमारा बेटा वो फ्रैक्चर हो गया तो पड़ा है, लेकिन व्यवस्था फोन करके उनका आने को मैंने कहा है
तो इसलिए इन्होंने ये अवसर प्रदान किया, इसलिए पद्मेश जी को और इनके पूरे टीम को मैं से बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने आमंत्रित करके यहाँ गौरवान्वित किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बात कहकर मैं विवानी को विराम देता हूँ। बहुत